हरियाणा चुनाव के नतीजे, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और यूएसए इलेक्शंस के नतीजे, इन सब ने कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को वापस से सिग्मा मोड में ला दिया है और वो तैयार है उन चुनौतियों से निपटने के लिए, जो चुनौतियाँ ये सोच रही थी कि 240 सीट आ गई, तो नरेंद्र मोदी वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, जैसा वो पिछले 2 कार्यकाल में कर रहे थे। राहुल गांधी के लिए भी आने वाला महीना बड़ा मुश्किल है, उनकी नागरिकता से लेके कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हैं, जवाब तो उनको उन सब चीज़ों के देने पड़ेंगे। फॉरेन टूल किट वालों की भी शामत आने वाली है और ये जो वोट जिहाद का काम कर रहे हैं, उन पर भी तगड़ा प्रहार होने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तैयारी में है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बात करेंगे हाल ही में आए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे, कुछ समय पहले आए हरियाणा चुनाव के नतीजे और विश्व के अंदर सबसे बड़े नतीजे यूएसए इलेक्शंस की भी बात करेंगे कि कैसे उन सब के बाद बदल रही हैं भारत के अंदर स्थितियां और कैसे मजबूत हो रहे हैं नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता के तौर पर। सबसे पहले आया हरियाणा चुनाव का नतीजा। अप्रत्याशित नतीजा था। भारतीय जनता पार्टी और सब अन्य विपक्षी दल इंतजार में बैठे थे कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा झटका दिया जाए नरेंद्र मोदी सरकार को। पर झटका लगा उनको जब नतीजे आए और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। ऐसा लगा जैसे नरेंद्र मोदी की एक बाजू फिर से मजबूत हो गई, दूसरी बाजू और मजबूत होनी जरूरी थी, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने उसे भी मजबूत कर दिया। अब बात थी उस 56 इंच के सीने को फिर से फूल कर 56 इंच हो जाने की। तो यूएसए इलेक्शन के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप जीते और जीतने के बाद में उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया भारत को लेकर, और जो जिहादी ताकतें उनका विरोध कर रही थी हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर, उनको भी नेगेटिव मैसेज देकर बता दिया कि दोस्ती तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, दोस्ती उनके बीच में कभी नहीं हो सकती। एक ऐसा निर्णय है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं, उन्होंने जो मुख्य फैसले लिए उसमें से एक फैसला था, हाल ही में आपने सुना होगा, एक एक अनर्गल विवाद उठा कि जो बेनामी मृत्यु हो रही हैं पूरे विश्व भर में, जो भारत के विरोधी लोग हैं उनकी, उसमें भारत की कोई खुफिया एजेंसी शामिल है और किसी व्यक्ति का अरेस्ट दिखाया गया कि वो व्यक्ति उन सब की प्लानिंग में शामिल है। यहाँ तक कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल तक को अमेरिका की कोर्ट ने सम्मन कर दिया था। शायद ये आपकी नज़र में नहीं आया होगा, पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो उनका तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था, वो निर्णय यही था कि जो अटॉर्नी इस पर फैसला दे रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और कुछ ही समय में यह जो मामला है ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। साथ में ही उनका जो प्रभाव है डोनाल्ड ट्रंप पर, यूएसए इलेक्शंस पर, वो भी साफ साफ नजर आता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट में आपके देश के कार्यों से पहले आपके दोस्त के देश के कार्य को अगर आप लेते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरी बात तुलसी गैबार्ड की कर लेते हैं। वो तो खुलकर कहती हैं कि वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। उनका अपॉइंटमेंट होगा एज एन इंटेलिजेंट चीफ ऑफ यूएसए। जितनी भी बड़ी एजेंसीज जिनका नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, पिक्चरों में देखा है, एफबीआई हो और बड़ी एजेंसीज हो, उनकी कमान होगी तुलसी गैबार्ड के हाथ में। तो इससे होगा क्या? इसका सबसे पहला सीधा सीधा इम्पैक्ट है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत पर ये है कि ये जो फॉरेन टूल किट्स बन बनकर आते हैं ना पीडीएफ फॉर्मेट में, और वामपंथी और जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलते हैं, फिर एक माहौल बनाया जाता है, उसके बाद विपक्षी दल उसे संसद, विधानसभा, मीडिया के अंदर उठाते हैं, उसके बाद में जो उनके
सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उस पर वो चीज़ डाली जाती है, फिर उसका एक माहौल बनाया जाता है। वो एक पूरी प्लानिंग जो फ़ॉरेन से बनकर आती है और यहाँ पर उनके टुकड़ों पर पल रहे कई लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनकी अब खैर नहीं है। क्योंकि एक सनातनी हिंदू फ़ॉरेन इंटेलिजेंस की चीफ़ है वहाँ पर, अगर कुछ वहाँ से बनकर आएगा, तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार उसे भारत में नहीं छोड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप सरकार उसे यूएस में नहीं छोड़ेगी। एक बहुत बड़ी चीज़ और हुई है, एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है, उसके अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और रशिया प्रेसिडेंट है पुतिन साहब। ये दोनों ताकतें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, पर इन 2 दुश्मनों का एक बहुत नज़दीकी दोस्त है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी इसी दमखम के साथ में वैश्विक पटल पर दिखते रहे, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि अमेरिका और रशिया को भारत के साथ आना पड़ेगा। और अगर अमेरिका और रशिया भारत के साथ आता है, तो यूरोप तो वैसे ही दंश झेल रहा है बरसों के उसके अनदेखेपन की। जब वो कहा करता था कि टेररिज्म तो भारत का या साउथ एशिया का निजी मामला है, अब जब वो अपने घर में इन चीज़ों को झेल रहा है, तो उसे भी जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और रशिया को साथ लेकर आएँगे, तो यूरोप को भी उसे फ़ॉलो करना पड़ेगा। आप और मैं एक भारतीय के तौर पर कितनी गर्व की बात है कि डिप्लोमेसी के अंदर हम कितना आगे जा चुके हैं कि हम यहाँ पर बहुत छोटे मुद्दों पर, चाय की थड़ी पर नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर हमारा प्रधानमंत्री चुपचाप लगा हुआ है उस पूरे विश्व को एक करने के लिए उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने पता नहीं हमारे कितने अपनों के घर उजाड़ दिए, हमारे कितने जवान शहीद हो गए, उनके अनपढ़ भरे बयानों के चलते, उस जिहाद के चलते जिससे मिलना किसी को कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो उसका वर्तमान में और दंश झेल रहा है, उसे तो गृह युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। वो जो चीज़ दूसरे देशों में फैलाना चाह रहा था, अब तो उसे अपने घर में ही उसकी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पर इन सब से हटकर नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं सबसे बड़े गेम चेंजर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो और नरेंद्र मोदी में हिम्मत आ गई है। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में अमित शाह बार-बार कहते रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसे हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर बार-बार ये कहा गया अमित शाह द्वारा कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन जब तक भाजपा है तब तक नहीं मिलेगी। ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लंबे समय बाद भाजपा इस तरीके से चुनाव लड़ी, क्योंकि आरएसएस भी मजबूत नज़र आई। भाजपा आरएसएस का बॉन्ड जो थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा था, वो भी मजबूत नज़र आया और एक बहुत अच्छी टीम ने, जिस टीम ने 2014, 2019 लड़ा हो, अगर वो वापस आती है और इस तरीके से चुनाव लड़ती है, तो ये अपने आप में भारत को या भारत विरोधी जो ताकतें हैं और साथ में ही हम ये कह सकते हैं कि इन नतीजों से जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, देश का विभाजन करने का सोच रखने वाली ताकतें हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा आरएसएस और भाजपा ने एक साथ आकर मारा है। इसीलिए तो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की गूंज थी, वो गूंज इसी चीज़ की थी कि एक हैं तो सेफ हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने ये बता दिया। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की, वक्फ अमेंडमेंट बिल की, राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर उठने वाले सवालों पे और ये जो वोट जिहाद चलाया जा रहा है संगठित तौर पर, उस पर क्या कर रही है मोदी सरकार। शीतकालीन सत्र चल रहा है, पर जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि रहना तो सब कुछ शीत ही चाहिए, पर गर्मा गर्मी जोरों पर है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि इस सत्र की कार्य योजना के अंदर शामिल किया गया, उससे तो मामला गर्म होना ही था, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक धर्म के, एक समाज के इतने हिमायती हैं कि उनमें मौजूद कोई कुरीति है,
तो वो उसको ख़त्म करने के लिए लामबंद नहीं होंगे। खैर, जेपीसी के अंदर मामला है, जगदंबिका पाल जो एक वक़्त कांग्रेस में हुआ करते थे, वर्तमान भाजपा में हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं। जगदंबिका पाल ने अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ किया है। उन्हें तमाम विरोध झेलने पड़े। कमेटी के अंदर मौजूद सदस्यों की राय एक नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ में सबको सुना। सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो किया। एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिस तरीके से चीज़ों को चलाता है, उस तरीके से उन्होंने काम किया। इसके लिए उन्हें साधुवाद देना चाहिए। जेपीसी की तारीख या जेपीसी की जो मियाद है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। उस पर देखेंगे कि क्या रवैया या क्या रुख आता है। खैर, विपक्षियों को जो आरोप लगाने हैं कि उनकी सुनी नहीं गई या फिर कई राज्य सरकारों की सुनी नहीं गई, उसके अंदर लिस्ट के अंदर जब आप खोल कर देखेंगे तो यूपी सरकार तक की नहीं सुनी गई। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि अगर सुनी नहीं गई तो सबसे ज़्यादा भूमि जिस पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा करना चाहता है वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं सुनी गई तो फिर भाजपा की सरकार वहां पर है, योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ पर है। कैसे हो सकता है ऐसा? पर जेपीसी की मांग बढ़ाई गई है कि जेपीसी को एक्सटेंड किया जाए। और मेरे हिसाब से ये जो तरीका भाजपा ने या मोदी सरकार ने अपनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो कहीं से भी ये नहीं दिखाना चाहते कि ये मैसेज कहीं पर भी जाए कि इस बिल को लाने के लिए मोदी सरकार ने आउटराइट जाकर कोई फैसला लिया। वो दिखाना चाहती है कि उन्होंने समावेशी तरीके से इस बिल को प्रेजेंट किया। वो समय देना चाहती हैं सारे विपक्षियों को कि वो जितने प्रयास करना चाहते हैं वो करें, जितनी बातें वो बोलना चाहते हैं वो बोलें। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि वो जितना बोलेंगे वो उतना एक्सपोज होंगे। इसीलिए मोदी सरकार भी कटिबद्ध जरूर है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर अमित शाह बार बार ये कह चुके हैं कि वो प्रतिबद्ध हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने को लेकर। पर ये जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है, इस स्ट्रेटेजी के भी तो पूरे नंबर उनको देने चाहिए। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल है डगर तेरी ये दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के अंदर वर्तमान में लोकसभा में जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी भी तो एक मामले पे फैसला आना बाकी। फैसला है उनकी सिटीजनशिप के ऊपर। कहा जाता है राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है। उसका एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग होनी बाकी है। हो सकता है कि फैसला भी आ जाए। अगर फैसला ऐसा आ गया जिसके अंदर सच उजागर हो गया, क्योंकि जवाब तो राहुल गांधी को देने पड़ेंगे। जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब रखता है, उसके बाद दोहरी नागरिकता कैसे हो? तो इंतज़ार रहेगा कि ये दिसंबर क्या क्या लेकर आएगा। बात कर लेते हैं उस वोट जिहाद की। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो धीरे धीरे काम कर रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों के अंदर कैसे लोगों का पलायन कराया जाता है, कैसे उन्हें रहने से लेकर उनके वोटर आईडी बनाने तक की व्यवस्था की जाती है, कौन लोग इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ए टू जेड पूरे नेटवर्क को स्कैन करने का काम वो टास्क फोर्स कर रही है। और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें उस टास्क फोर्स को मिली हैं। वर्तमान में और अब आने वाले चुनाव के अंदर टास्क फोर्स दिल्ली का जो चुनाव है उसमें पूरी नज़र रखे हुए है कि कितने वोट जोड़ने के लिए लोगों को कहाँ से पलायन कराया जाता है, उनके किस तरीके से रहने की व्यवस्था कराई जाती है, किस तरीके से उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनके वोटर आईडीज़ बनाए जाते हैं। इसके लिए एक शब्द है, वोट जिहाद फैलाया जाता है। तो उस वोट जिहाद के ऊपर भी मोदी सरकार एक बहुत बड़ा प्रहार करने वाली है, और वो प्रहार ऐसा होगा जो इन विपक्षी पार्टियों से सहन नहीं होगा, क्योंकि उस प्रहार के बाद में ये जो हर विधानसभा के अंदर 10 से 20 हज़ार वोटों को इकट्ठा कर लेते हैं चुनाव के समय से थोड़ा सा पहले, वो वोट जुड़ नहीं पाएंगे। असल मतदाता चुनाव में मतदान करेगा तो मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर ऐसा कोई नागरिक है जो देश की प्रगति नहीं चाहता।
बाकी आंतरिक सुरक्षा के तो कई मसले ऐसे हैं और आंतरिक सुरक्षा के कई ऐसे मामले हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कोशिश की कि दोनों समसामयिक मुद्दों को अलग-अलग तरीके से आपके सामने लाकर समझाने की कोशिश की जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार नज़र नहीं आती, पर जो वो कर रही है, वो करना उसके लिए ज़रूरी है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बातें हैं इसमें जो लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।